ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं उन तस्वीरों से जो सावधान करने वाली हैं। और ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब एक जर्जर मकान भर-भरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि परिजन घर के बाहर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा, इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक मकान गिरने से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसे ही मकान गिरा, धूल का गुबार छा गया। परिवार के मुताबिक घर के सभी लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे, इसीलिए बड़ी जनहानि होने से रुक गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील करा दिया। मलबे को निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। आग इतनी विकराल थी कि मिनटों में पूरी फैक्ट्री लपटों से घिर गई। आग लगने के साथ तेज धमाके हुए, लोग दहशत में आ गए। दरअसल फैक्ट्री में पुराने वाहनों की कटिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी भड़की और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे स्क्रैप यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि करीब दर्जन भर पुरानी गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाहर रखे भारी संख्या में टायर आग की चपेट में नहीं आए, वरना हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बायोडीजल पंप पर आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक लगी थी कि एक व्यक्ति की मौके पर जलकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते पूरे पेट्रोल पंप को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बायोडीजल पंप अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें 20 दिन से डीजल नहीं था। जब डीजल आया तब जैसे ही मशीन चालू हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके बाद चिंगारी ज्वाला बन गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक बार फिर थूक वाली रोटी का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है और युवक पर कार्रवाई की मांग हो रही है। ये युवक सगाई समारोह में रोटी बनाने पहुंचा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये रोटी पर थूक भी लगा देगा। ये थूक रहा है, देख लो। बताया जा रहा है कि वीडियो बागपत के जगत फार्म हाउस का है। एक शख्स की जब इस पर नजर पड़ी तो इसने इसका वीडियो बना लिया। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिस्टल की नोक पर लग्जरी कार की लूट का वीडियो सामने आया। 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने 2 घंटे के अंदर गाड़ी बरामद कर ली। बदमाश तेज कदमों से चलते हुए कार के पास आया, पिस्टल निकाला और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर पिस्टल तान दिया। ड्राइवर डर कर कार को बदमाश के हवाले कर दिया और बदमाश बिना वक्त गवाए कार लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस लूट के लिए बदमाश पूरी तैयारी से आया था। ड्राइवर घर से निकला और अपने डॉगी को कार में बैठा दिया। जैसे ही डॉगी को बैठाकर वो ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, सामने से बदमाश का दोस्त तेजी से आया और दूसरी ओर से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इसी बीच उसका दूसरा बदमाश पिस्टल लेकर पहुंचा और डरा धमका कर कार को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ से भाग निकला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जीपीएस से कार को ट्रैक कर 2 घंटों में ही कार को बरामद कर लिया। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कार में बैठी गर्लफ्रेंड पकड़ ली गई। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। शिक्षा विभाग ने उन्हें ये काम सौंपा है। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी स्कूल में आवारा कुत्ते इस तरह पड़े हुए पाए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी वहां के टीचर्स की होगी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया, हर स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को नोडल अधिकारी बनाए। वो स्कूल के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों की जानकारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या निगम के डॉग कैचर को देंगे। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि टीचर्स कुत्ते पकड़वाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? पढ़ाई व्यवस्था बर्बाद हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था
कि स्कूलों के पास से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोई कुत्तों का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पर हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। यूपी के बरेली में दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी और माफिया आरिफ के अवैध शोरूम को प्रशासन ने कबाड़ में तब्दील कर दिया। वहां बुलडोजर कार्रवाई का ये लगातार दूसरा दिन था। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बने आरिफ के 3 मंजिलों की अवैध शोरूम को बुलडोजर से तोड़ा गया। यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी साइड पे एक शोरूम है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद 3 मंजिलों का शोरूम खंडर में तब्दील हो गया। इलाके में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की भारी टीम लेकर प्रशासन वहां पहुंचा था। इससे पहले कल भी आरिफ की 3 मंजिलों की मार्केट और 16 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। आरोप है कि आरिफ ने अवैध तरीके से बेनामी संपत्ति बनाई थी, जिस पर लगातार 2 दिनों से बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन की एक तस्वीर गुजरात के भावनगर से भी आई, जहां एक मदरसा इलाके की सड़क के काम में अड़चन पैदा कर रहा था, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और अब उस मदरसे के बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया है। भावनगर शहर के तरसमिया इलाके में सड़क के ठीक बाजू में बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक बड़े इलाके में बने मदरसे ने वहां से निकलने वाली सड़क के लिए अड़चन पैदा कर दी थी। रोड का जो काम करना था उसके हिसाब से जो है यहाँ पर एक मदरसा है, उसका एक ब्लॉक जो है जो इस काम में अड़चन रूप था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उस मदरसे के 6 फ्लैट, हॉस्टल के 8 कमरे, 1 हॉल और रसोई को मलबे में बदल दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में 4 बुलडोजर और 3 बड़ी मशीनें लगाकर अवैध दीवारों को मिट्टी में मिलाया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने सड़क किनारे 1500 वर्ग मीटर के इलाके को सड़क बनाने के लिए खाली करा लिया। देखिए, दिल्ली की हवा इस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। आज भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब वाली श्रेणी में ही रही। हर रोज दिल्ली की सुबह इसी तरह धुंध की चादर के साथ हो रही है। रविवार की सुबह AQI 381 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के साथ साथ लगभग पूरे NCR में भी हालात इसी तरह के हैं। चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी लगातार जारी है। असल में अगर प्रदूषण आपका 500 है तो सरकार कह रही है 350 है। सरकार ने ना तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को रोका, ना अपनी कंस्ट्रक्शन रोका। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, मरीजों की लाइन लगी हुई है। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर 451 तक या इससे ज्यादा हो जाता है तो ग्रैप 4 लागू किया जाता है। देखिए, बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन SIR और घुसपैठ पर सियासी रार अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच तेजी से वोटर लिस्ट में सुधार का काम भी हो रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा निर्देश के बाद यूपी की सियासत गर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। इस निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते हैं। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। कांग्रेस ने भी योगी के निर्देश पर सवाल उठाया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, पहले झारखंड में घुसपैठिए भाजपा को याद आए थे, उसके बाद बिहार में घुसपैठिए याद आए, अब बंगाल में याद आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव है तो आपको डिटेंशन सेंटर की पड़ गई। SIR और घुसपैठ के मुद्दे के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी भी SIR के खिलाफ उतर आई है और PGA प्रहरी दल तैयार कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को एक गाना भी लॉन्च किया। छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है, PDA प्रहरी ने थामी जो कमान है।
एसआईआर के खिलाफ गाना लॉन्च करने के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। उधर एसआईआर से जुड़े कुछ बीएलओ की मौत को मुद्दा बनाते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा। एक और बीएलओ की मौत से गहरा सदमा लगा। और कितने लोगों की जान जाएगी इस एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी मंगलवार को 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालने वाली हैं। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? बीजेपी ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एसआईआर के विरोध पर बड़ी बात कही है। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का जिक्र करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि मियां एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसकी वजह से वे राजनीतिक रूप से मजबूत रहते हैं, जबकि हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निचले असम यानी ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी हिस्से के जिलों से अवैध रूप से बसने वालों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया रखना होगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि मैं हमारे लोगों से कहता हूं कि वो एकजुट होकर वोट करें। यानी असम के मुख्यमंत्री ने एक तरह से घुसपैठ के मुद्दे को और तूल दे दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि घुसपैठी जो साथ के देशों से आते हैं वो अपना नाम उसमें डलवा देते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक तो हैं। कांग्रेस भी एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। खड़गे ने सवाल पूछा कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। खड़गे ने कहा कि हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस देश में क्या अच्छे चुनाव, स्वच्छ चुनाव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो संविधान के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? एसआईआर को लेकर विवाद के बीच यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर, 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। लापरवाही करने वाले बीएलओ पर अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत केस दर्ज किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आज भी बीएलओ की मौत की खबरें आई। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले सीताराम गौंड सरकारी स्कूल में टीचर थे और एसआईआर के काम में लगे थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि एसआईआर के दबाव के चलते सीताराम गौंड ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अध्यापक संघ ने कलेक्टर से मुलाकात की और निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं लखनऊ में भी बीएलओ विजय कुमार शर्मा की ब्रेन हैमरेज के चलते जान चली गई। परिवार का कहना है कि एसआईआर के चलते उन पर दबाव काफी ज्यादा था। इन मौतों को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है, जिसके चलते 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी से जोड़ते हुए कहा, भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। राहुल गांधी ने एसआईआर को सोची समझी चाल बताते हुए लिखा, ये नाकामी नहीं षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हो रही बीएलओ की मौतों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेर रहा है, तो बीजेपी भी अपने तर्कों के साथ इस पर पलटवार कर रही है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। हम सबको निर्देश दिया गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोकतंत्र को बचाएंगे। एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती तो नए नए बहाने खोजती है। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे।
हर तरह की कमियां खामियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। डीएलए बनाने के लिए कांग्रेस के पास नाम नहीं है। एसआईआर देश के 12 राज्यों में चल रहा है और हर राज्य में सियासी माहौल गर्म है। अगले महीने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक बयान की वजह से सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल अजीत पवार मालेगांव में निकाय उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जनता को वोट न देने पर फंड कटौती की चेतावनी दे डाली। इस बात तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। इधर विपक्ष ने बयान को मुद्दा बना लिया है। अजीत दादा ने तो इस तरह से बात की जैसा उन्होंने अपने मामा के घर से पैसे लाके दिए। ये एक तरह की रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देने की कोशिश करते हैं। बयान पर अजीत पवार ने खुद भी सफाई दी है। उनका कहना है कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, बस यही कहा है कि जिताएंगे तो विकास देंगे। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने के बाद शहीद होने वाले विंग कमांडर नामांश सयाल का आज अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल के कांगड़ा जिले में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद विंग कमांडर की अंतिम यात्रा में सेना के साथ पूरा गांव जमा हुआ था। जलती हुई इस चिता में देश के वीर जवान के जीवन का त्याग हुआ। तिरंगे में लिपटे उनके शव पर तेजस का कैप भी रखा हुआ था, जो आखिरी पल तक उनके साथ रहा। फाइटर जेट तेजस को उड़ा रहे विंग कमांडर नामांश की पत्नी भी विंग कमांडर है। सेना की वर्दी में अपनी भावनाओं को स्थिर करने वाली वो अफसर अपने पति की मौत के बाद खुद के आंसू कैसे रोकती? उन्होंने विंग कमांडर नामांश को रोते रोते आखिरी सैल्यूट किया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी फिर से विवादों में हैं, और ऐसा इस वजह से क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का बचाव करने की कोशिश की। मदनी ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर नहीं उठाने दिया जा रहा, और इसके लिए उन्होंने जवाद सिद्दीकी का उदाहरण दिया। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। अब इस बयान के चलते मदनी अपनी ही कौम के कुछ लोगों के निशाने पर हैं। और ये ढंडोरा पीटना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये फजूल की बात है। अब इन सब बातों से निकल करके आगे बढ़ करके एजुकेशन की बात करें। मदनी ने जो बयान दिए हैं उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। 2 दिन बाद यानी 25 नवंबर को एक बार फिर अयोध्या में ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब राम मंदिर के ऊपर सूर्यवंश की झलक वाला पताका फहराया जाएगा। उस ध्वज को पीएम मोदी फहराने आएंगे और ऐसे मौके पर फिर से दुनिया भर की हस्तियां राम नगरी में जुटने वाली हैं, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या नगरी को एक बार फिर से उसी तरह से सजाया जा रहा है जैसे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सजाया गया था। अयोध्या की सड़कों के डिवाइडर पर तरह तरह के फूल गमले रखे जा रहे हैं। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर स्वागत पंडाल बनाए गए हैं और उस पर जय श्री राम लिखा गया है। राम मंदिर परिसर में भी तरह तरह के फूल लाए गए हैं और राम दरबार की बगिया को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है, ताकि जब दुनिया के मेहमान अयोध्या में आएं तो राम नगरी की सुंदर छवि अपनी यादों में बसा कर ले जाएं। राम नगरी को फूलों और रंगोली के साथ साथ रात के वक्त तरह तरह की लाइट से भी श्रृंगार किया गया है। पूरे अयोध्या में इसी तरह की लाइटिंग की जा रही है। रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।